दोस्तों, पॉलिटी का सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है? संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, समवर्ती सूची कहां से आई? हम कितना भी रट लें, एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन देखते ही दिमाग की पूरी खिचड़ी बन जाती है ना? लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपके लिए ऐसी देसी ट्रिक्स लाई हूं जिन्हें सुनने के बाद आप नींद में भी सही आंसर टिक करके आएंगे। जैसे अमेरिका के लिए हमारी धांसू ट्रिक है, यूपी में राम के नारों की शान है, और ब्रिटेन के लिए सबसे नरम मन्नी है। इन ट्रिक्स को मैं आगे वीडियो में डिकोड तो कर ही दूंगी, लेकिन दोस्तों एक कड़वा सच बताऊं, सिर्फ ट्रिक्स याद कर लेने से सिलेक्शन नहीं होता। 50% काम ट्रिक्स करती है और बाकी 50% काम करता है आपका एग्जाम हॉल का माइंडसेट। और वो माइंडसेट कैसे बनता है? रियल एग्जाम जैसी तगड़ी प्रैक्टिस से। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हजारों सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पहले कॉपी पेन निकालिए और शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार क्लास। बिल्कुल। और इस क्लास को ना हम सिर्फ रटने वाली नहीं बल्कि समझने वाली बनाने वाले हैं। एकदम सही बात है, क्योंकि जब तक हम इतिहास के उन पन्नों को महसूस नहीं करेंगे तब तक ट्रिक्स भी ज्यादा दिन याद नहीं रहेंगी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, साल है 1947, देश आजाद हो रहा है, लेकिन बाहर सड़कों पर विभाजन का भयानक दर्द है और उथल पुथल मची है। बहुत ही मुश्किल दौर था वो। जी, और ऐसे माहौल में संविधान सभा के अंदर बैठे हमारे नेताओं के सामने ना एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्लूप्रिंट खुला हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक विश्व मानचित्र है जिसमें दुनिया के लगभग 60 देशों का सार मौजूद है। 60 देश? मतलब ये कोई एक रात का काम तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसमें पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये वो समय था जो हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया। इस दौरान उन्होंने 60 देशों के संविधानों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। वाह। और यहाँ स्क्रीन पर एक बहुत ही शानदार कोट दिख रहा है जो अक्सर सुनने को मिलता है कि हमने आंख बंद कर नकल नहीं की, बल्कि वही अपनाया जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? मतलब कई आलोचक तो आज भी कहते हैं कि हमारा संविधान महज एक कॉपी पेस्ट का काम है या उधार का थैला है। देखो, इसे ऐसे समझना चाहिए जैसे एक कस्टमाइज्ड सूट सिलवाना हो। अच्छा। हाँ, मान लो कोई ठंडे देश में जा रहा है तो वो वहां के हिसाब से ऊन खरीदेगा, लेकिन नाप तो वो अपना ही देगा ना। हाँ, नाप तो अपना ही होगा। बस हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ठीक यही किया। उन्होंने दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को लिया, लेकिन उन्हें भारत की विविधता, हमारी संस्कृति और हमारी उस समय की समस्याओं के हिसाब से पूरी तरह से ढाल दिया। मतलब ये नकल नहीं बल्कि इंसानी अनुभवों का सबसे बेहतरीन संकलन था। एकदम सटीक बात कही आपने। अब आते हैं अपने संविधान के सबसे बड़े स्रोत पर। जो स्क्रीन पर 3 पिलर्स वाला विजुअल दिख रहा है ना, अगर हम इस पूरे संविधान को एक विशाल इमारत मान लें तो उसकी नींव है भारत शासन अधिनियम 1935। बिल्कुल, 1935 का अधिनियम हमारे संविधान का वो बेस है जिस पर पूरी व्यवस्था खड़ी है। और शक्तियों का जो विभाजन है उसका डेटा बड़ा दिलचस्प है। 1935 के अधिनियम में संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। जी। लेकिन जब 1950 में हमारा मूल संविधान लागू हुआ तो इसे और विस्तृत किया गया। जैसे संघ में 97, राज्य में 66 और समवर्ती में 47 विषय हो गए। सही आंकड़े हैं ये। पर यहाँ मेरे दिमाग में ना एक बहुत बड़ा सवाल आता है। हाँ, पूछिए। हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए इतनी लंबी और खून पसीने वाली लड़ाई लड़ी, और जब आजादी के बाद खुद का कानून बनाने की बारी आई तो उसी 1935 के अंग्रेजी कानून को अपना बेस बना लिया। ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब ये तो वही बात हुई कि जिसने आपको जीवन भर परेशान किया, आप उसी के सिस्टम को गले लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत लाजमी है और आपको बता दूं कि संविधान सभा में भी इस पर खूब बहस हुई थी। इसका सीधा सा जवाब है प्रशासनिक निरंतरता, या कह लें एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी। अच्छा। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो एकदम से पूरी व्यवस्था को शून्य से शुरू करना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। रिस्की तो था। कल्पना कीजिए कि आप 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से कोई कहे कि अब से स्टीयरिंग दाएं की जगह बाईं तरफ होगा और ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर होगा। एक्सीडेंट तय है ना। ओहो, मतलब देश का सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता। बिल्कुल।
1935 के अधिनियम से हमारे नेता, हमारे अफसर और प्रशासक अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। हाँ, प्रैक्टिस हो गई थी उनकी। जी, उन्हें पता था कि संघीय न्यायालय कैसे काम करता है, लोक सेवा आयोग यानी आर्टिकल 315 का ढांचा क्या है, राज्यपाल का ऑफिस और आपातकाल में प्रशासन कैसे चलाया जाता है। तो जो मशीनरी काम कर रही थी हमने उसे रख लिया। एकदम सही। लेकिन जो उस मशीनरी को चलाने वाले लोग थे यानी ब्रिटिश हुकूमत, उन्हें हटाकर सत्ता जनता के हाथों में दे दी। क्या बात है, ये कार वाली एनालॉजी से पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में छप गया। तो चलिए अब अपनी उन धांसू ट्रिक्स के पीछे की कहानी को डिकोड करते हैं जिनका मैंने इंट्रो में वादा किया था। बिल्कुल, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। स्क्रीन पर देखिए, हमारी ट्रिक थी यूपी में राम के नारों की शान है। बहुत ही रोचक ट्रिक है ये। हाँ, सुनने में ये बस एक लाइन है, लेकिन इसमें यू से हमारे उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63, पी से प्रस्तावना का विचार हम भारत के लोग और रा से राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आर्टिकल 61 में है। जी, और माँ से क्या है? माँ से मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, ना से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, रा से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 और शान से सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जजों को हटाना। वाओ, ये तो एक ही लाइन में बहुत कुछ कवर हो गया। हाँ, तो अगर आप अमेरिका से ली गई इन सभी चीजों में एक पैटर्न नोटिस करें तो वो क्या होगा? पैटर्न मुख्य रूप से दो बातों पर केंद्रित है। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे हमारे मौलिक अधिकार, और दूसरा है सिस्टम का संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस। लेकिन अमेरिका ही क्यों? मेरा मतलब है हमने मौलिक अधिकार वहीं से क्यों लिए? इसका कारण ऐतिहासिक है, क्योंकि अमेरिका का जन्म ही ब्रिटिश रूप से दो बातों पर केंद्रित है। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे हमारे मौलिक अधिकार, और दूसरा है सिस्टम का संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस। लेकिन अमेरिका ही क्यों? मेरा मतलब है हमने मौलिक अधिकार वहीं से क्यों लिए? इसका कारण ऐतिहासिक है, क्योंकि अमेरिका का जन्म ही ब्रिटिश राजशाही के खिलाफ एक क्रांति से हुआ था। उन्हें पता था कि जब एक शक्तिशाली सरकार तानाशाह बनती है तो आम नागरिक की क्या हालत होती है। हाँ, ये तो है। इसलिए उन्होंने अपने नागरिकों को जन्मसिद्ध अधिकार दिए और सरकार की ताकत को सीमित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई। और भारत ने भी तो 200 साल तक वही ब्रिटिश तानाशाही झेली थी। बिल्कुल झेली थी। इसलिए हमारे निर्माताओं को अमेरिका का ये सुरक्षा कवच सबसे ज्यादा पसंद आया। तो अमेरिका ने हमें सुरक्षा कवच दे दिया। अब चलते हैं ब्रिटेन की तरफ। स्क्रीन पर दूसरी ट्रिक आ रही है, सबसे नर्म मन्नी है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। हाँ, तो स से संसदीय प्रणाली, ब से विधि का शासन आर्टिकल 14, न से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग आर्टिकल 148, र से रिट्स आर्टिकल 32 जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है, म से महान्यायवादी और नी से एकल नागरिकता। एकदम परफेक्ट। अब अगर अमेरिका से हमने अधिकारों का कवच लिया तो ब्रिटेन से क्या लिया? ब्रिटेन से हमने इस पूरे देश को चलाने का इंजन लिया। इंजन मतलब यानी संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, वो अपनी मर्जी से मंत्री चुनता है, लेकिन ब्रिटेन में जनता संसद चुनती है और संसद सरकार बनाती है। और हमने ब्रिटेन का मॉडल चुना। हाँ, क्योंकि दशकों से हमारे नेता ब्रिटिश काउंसिल में बैठकर इसी तरीके से काम करना सीख रहे थे। हमने राजशाही हटा दी, पर उनका रोजमर्रा का काम काज करने का जो कानूनी और संसदीय तरीका था वो अपना लिया। बहुत खूब। लेकिन अब हम एंटर कर रहे हैं उस जोन में जहां अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है ना, वो है राष्ट्रपति का चक्रव्यूह। हाँ, या अक्सर गलतियां होती हैं एग्जाम में। बिल्कुल, यहाँ 3 देशों का ऐसा मिक्सचर है कि दिमाग घूम जाता है। अगर हम ब्रिटेन को देखें तो वहां से हमने लिया है राष्ट्रपति का पद, मतलब हमारा राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा की तरह एक नाम मात्र का प्रमुख होगा। सही है। फिर हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो वहां से हमने लिया निर्वाचक मंडल और महाभियोग, मतलब वोट कौन देगा और उसे हटाया कैसे जाएगा। और हद तो तब हो जाती है जब हम आयरलैंड की तरफ जाते हैं, जहां से हमने ली निर्वाचन की पद्धति। जी, आर्टिकल 55। तो मेरा सीधा सा सवाल है, पद एक है लेकिन उसका आइडिया कहीं और से, चुनाव का तरीका कहीं और से और हटाने का तरीका कहीं और से। ऐसा क्यों? यही तो हमारे संविधान निर्माताओं की जीनियस सोच थी। इसे ही हमने शुरुआत में कस्टमाइज्ड सूट कहा था, याद है? हाँ, वो तो है कि हम चाहते थे कि हमारा राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा की तरह देश का सम्माननीय प्रमुख हो, लेकिन भारत कोई राजशाही तो है नहीं, हम एक लोकतंत्र हैं। तो राष्ट्रपति को चुनना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका की तरह सीधे जनता से चुनाव क्यों नहीं करवा लिया? अगर हम राष्ट्रपति को सीधे जनता से चुनवाते
तो वो खुद को प्रधानमंत्री के बराबर ताकतवर महसूस करता। देश में दो समानांतर पावर सेंटर बन जाते और हमेशा टकराव होता। ओहो, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाती। इसलिए हमें एक ऐसा तरीका चाहिए था जहां राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हो और राष्ट्रपति को यह भी पता रहे कि असली पावर संसद और प्रधानमंत्री के पास है। यही काम आया आयरलैंड का मॉडल। यहाँ मैं आपको रोकूंगी। किताबों में आयरलैंड वाले इस चुनाव के तरीके को एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली लिखा जाता है। ये इतना भारी भरकम शब्द है कि आम स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता। हाँ, नाम थोड़ा जटिल है। इसे आम भाषा में बताइए, इसका क्या मतलब है? वो ट्रांसफर कैसे होता है? इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई अपनी पसंदीदा आइसक्रीम चुन रहा हो। अच्छा, आइसक्रीम। हाँ, मान लीजिए आपने कहा कि मेरी पहली पसंद वनीला है, दूसरी चॉकलेट और तीसरी स्ट्रॉबेरी। अब अगर दुकान में वनीला खत्म हो गई, यानी वो चुनाव हार गई, तो आपका वोट बेकार नहीं जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा? आपका वोट तुरंत आपकी दूसरी पसंद यानी चॉकलेट को ट्रांसफर हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में भी ठीक यही होता है। विधायक और सांसद कैंडिडेट्स को अपनी पसंद के अनुसार 1, 2, 3 रैंक करते हैं। मतलब अगर किसी एक को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो सबसे कम वोट पाने वाला बाहर हो जाता है और उसके वोट बाकी बचे कैंडिडेट्स में उनकी दूसरी पसंद के हिसाब से बढ़ जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जो भी जीते उसे पूरे देश के जनप्रतिनिधियों की व्यापक सहमति प्राप्त हो। वाह, मतलब कोई वोट बर्बाद नहीं होता और सर्वसम्मति बनती है। और क्योंकि हम किसी को तानाशाह नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए हटाने का जो सबसे मजबूत तरीका अमेरिका के पास था, यानी महाभियोग, वो हमने वहां से ले लिया। एकदम सही, सारी चीजों का एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब एक और बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। स्क्रीन पर जो तराजू वाला विजुअल है ना, वो है कानून यानी लॉ का सिद्धांत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ है ब्रिटेन, जहां से हमने लिया विधि का शासन। दूसरी तरफ है अमेरिका, जहां से आया विधियों का समान संरक्षण। और फिर है जापान, जहां से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन तीनों में क्या अंतर है? इसे भी सरल उदाहरण से समझते हैं। ब्रिटेन का विधि का शासन कहता है कि कानून अंधा है और सबसे ऊपर है, मतलब सबके लिए एक बराबर। हाँ, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या कोई रिक्शा चलाने वाला, मर्डर करने पर दोनों को समान सजा मिलेगी। और अमेरिका वाला सिद्धांत? अमेरिका का विधियों का समान संरक्षण थोड़ा और प्रैक्टिकल है। यह कहता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए एक रेस हो रही है, एक धावक पूरी तरह स्वस्थ है और दूसरे के पैर में चोट है। क्या दोनों को एक ही लाइन से दौड़ाना समानता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अमेरिका का सिद्धांत कहता है कि जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा है, राज्य उसे विशेष संरक्षण या आरक्षण दे सकता है। और ये जापान वाली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? यह न्यायालय की शक्तियों को तय करती है। इसका मतलब है कि अगर संसद ने कोई कानून सही तरीके से यानी पूरी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके पास किया है, तो कोर्ट उसे लागू होने देगा। मतलब कोर्ट उसकी नैतिकता नहीं देखेगा? बिल्कुल, कोर्ट ये नहीं देखेगा कि वो कानून नैतिक रूप से अच्छा है या बुरा, बस ये देखेगा कि नियमों के अनुसार पास हुआ है या नहीं। यह इसलिए किया गया ताकि संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच कोई टकराव ना हो। बहुत ही गहराई से समझाया आपने। अच्छा, आयरलैंड की चुनाव प्रणाली की बात तो हमने कर ली जी। लेकिन आयरलैंड से हमने एक और बड़ी चीज ली है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। जी, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51। और इसके साथ राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी। उन तीनों को याद रखने के लिए हम स्क्रीन पर दिख रही RRR ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रिक बहुत काम आती है। और ये जो डीपीएसपी है ना, ये असल में एक तरह के नैतिक निर्देश हैं। नैतिक निर्देश कैसे? जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम सबको रोजगार, पक्का घर या फ्री शिक्षा रातों रात दे सके। हाँ, संसाधन कम थे। इसलिए निर्माताओं ने ये डीपीएसपी लिखे, जो भविष्य की सरकारों के लिए एक टारगेट हैं कि जब भी पैसे हों, देश को इस दिशा में ले जाना है। एकदम सही। अब बात करते केंद्र और राज्य के बीच के गेम की। स्क्रीन पर एक तरफ केंद्र की शक्ति यानी स्क्रीन पर एक तरफ केंद्र की शक्ति यानी कनाडा और दूसरी तरफ संसद यानी ऑस्ट्रेलिया का विजुअल है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का योगदान। कनाडा से हमने लिया संघवाद, एक बहुत मजबूत केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति का तरीका और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। जी, आर्टिकल 143। वहीं ऑस्ट्रेलिया से हमने ली समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और संसद का संयुक्त अधिवेशन। मेरा फोकस कनाडा पर है।
हमने भारत में केंद्र को इतना शक्तिशाली क्यों बनाया? हाँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल और विविधताओं वाला देश है। 1947 में जब हम आजाद हुए तो देश छोटे छोटे 500 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था। हाँ, टूटने का डर तो था। देश के बिखरने का डर सर पर मंडरा रहा था। अगर हम अमेरिका की तरह राज्यों को बहुत ज्यादा आजादी दे देते तो शायद भारत एक नहीं रह पाता। तो इसलिए हमने कनाडा मॉडल अपनाया। बिल्कुल, जहां एक संघीय व्यवस्था तो है, राज्यों की अपनी सरकारें हैं, लेकिन जब भी देश की एकता की बात आएगी तो केंद्र हमेशा बड़ा भाई बनकर मजबूती से खड़ा रहेगा, और जो शक्तियां किसी लिस्ट में नहीं आई वो भी केंद्र के पास ही रही। और समवर्ती सूची के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास गए। मतलब ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा या जंगल। हाँ, ताकि राष्ट्रीय एकरूपता भी रहे और राज्यों की स्थानीय जरूरतें भी पूरी हों। क्या बात है, ये स्मार्टनेस ही तो संविधान की खूबसूरती है। कई बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछते हैं, सर इतनी सारी बुक्स और अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर्स PYQs के लिए पैसे कहां से लाएं? भाई, आपको 10 किताबें खरीदने की जरूरत ही नहीं है। स्मार्ट बनो। एस बुक पास का एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपके SSC, रेलवे और यूपी पुलिस सबके लिए इकलौता ब्रह्मास्त्र है। भटको मत, एक जगह से सॉलिड प्रैक्टिस करो। बिल्कुल, प्रैक्टिस और सही दिशा, यही सफलता की कुंजी है। तो चलिए अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं। बात करते हैं सोवियत संघ की, जिसे हम आज रूस के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पर टाइमलाइन देखिए। 1917, 1976 और 2002। हाँ, 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित होकर हमने अपनी प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जी, आर्टिकल 38। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। अब स्वर्णिम समिति की सिफारिश पर हमने सोवियत संघ से 10 मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में जोड़े। और बाद में 2002 में 86 में संशोधन से शिक्षा का 11वां कर्तव्य भी जोड़ा। मेरा सवाल यह है कि ये कर्तव्य आपातकाल के ही समय क्यों जोड़े गए? ये एक बहुत ही क्रिटिकल समय था। देश में भयंकर राजनीतिक अस्थिरता थी। तत्कालीन सरकार को लगा कि नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। अच्छा, तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। हाँ, सोवियत संघ का मॉडल हमेशा अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों पर जोर देता था। इसलिए वहां से प्रेरणा लेकर भारत के नागरिकों को याद दिलाया गया कि अगर आपके पास अधिकार हैं तो देश की संपत्ति बचाना और संविधान का सम्मान करना आपका कर्तव्य है। एक अच्छे नागरिक का निर्माण इसी संतुलन से होता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब हमारे पास 3 बहुत ही विशिष्ट स्रोत बचे हैं, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका। जी, इन्हें भी फटाफट कवर कर लेते हैं। जर्मनी के वाइमार संविधान से हमने लिया कि आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होगा। स्क्रीन पर वो सायरन वाला विजुअल देखिए। अब यहाँ मैं फिर से रोकूं। हाँ, बताइए, क्या शंका है? रुकिए, वाइमार रिपब्लिक तो इतिहास का एक फेल हुआ सिस्टम था ना। जी, हिटलर का उदय वहीं से हुआ था, तो हमने एक फेल हुए सिस्टम से इमरजेंसी का आइडिया क्यों लिया? ये सवाल बहुत ही शानदार है। देखिए, हमने वाइमर रिपब्लिक से हिटलर की तानाशाही नहीं सीखी, बल्कि हमने ये सीखा इस संकट के समय अगर राज्य के पास खुद को बचाने की ताकत नहीं होगी तो देश ढह जाएगा। मतलब वाइमार रिपब्लिक अपने कमजोर ढांचे की वजह से फेल हुआ। बिल्कुल। हमारे निर्माताओं ने महसूस किया कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय हमारा संघीय ढांचा रातों रात एकात्मक हो जाना चाहिए। देश की सुरक्षा व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर हो जाती है। लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं था? और इसीलिए बाद में संशोधनों के जरिए ये सुनिश्चित किया गया कि आपातकाल में भी आर्टिकल 20 और 21 यानी जीवन जीने का अधिकार कभी नहीं छीना जा सकता। मतलब हमने दूसरों की गलतियों से सीखा कि सिस्टम को कैसे बुलेट प्रूफ बनाना है। एकदम सही शब्द है, बुलेट प्रूफ। इसके बाद आता है फ्रांस। वो मशाल का विजुअल देखिए। फ्रांस की क्रांति से हमने प्रस्तावना में 3 सुनहरे शब्द लिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और हमारा गणतंत्र होने का विचार भी वहीं से आया। गणतंत्र का मतलब है कि देश का प्रमुख वंशानुगत राजा नहीं बल्कि कोई चुना हुआ व्यक्ति होगा। फ्रांस की क्रांति दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश थी कि सत्ता जनता के हाथ में होती है, किसी जन्मजात विशेषाधिकार वाले वर्ग के हाथ में नहीं। और आखिर में है दक्षिण अफ्रीका। वो रिसाइकल वाला विजुअल।
वहां से हमने संविधान को समय के साथ अपडेट करने का तरीका सीखा, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो भाग 20 के आर्टिकल 368 में है। दक्षिण अफ्रीका का ये योगदान हमारे संविधान को एक जीवित दस्तावेज बनाता है। जीवित दस्तावेज। हाँ, दुनिया के कई देशों के संविधान सिर्फ इसलिए फेल हो गए क्योंकि वे बहुत कठोर थे, समय के साथ बदल नहीं पाए। अगर कोई पेड़ तूफान में झुकना नहीं जानता तो वो टूट जाता है। बहुत गहरी बात कही आपने। संशोधन की ये प्रक्रिया हमारे संविधान का वो लचीलापन है जो इसे 75 सालों से टूटने से बचाए हुए है। बिल्कुल। तो आज जब हम वापस उस विश्व मानचित्र को देखते हैं जहां से क्लास शुरू हुई थी, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड से लेके जापान तक, तो समझ आता है कि हमारा संविधान कोई 60 देशों की महज फोटोकॉपी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। यह उन देशों के अनुभवों, उनकी सफलताओं और सबसे बढ़कर उनकी गलतियों का एक ऐसा अर्क है जिसे बहुत ही सूझबूझ के साथ भारतीय परिस्थितियों के सांचे में ढाला गया है। वाकई ये पूरी मानव जाति के राजनीतिक अनुभवों का एक मास्टरपीस है जो एक खूबसूरत और जीवंत लोकतंत्र में बदल गया। इस सफर को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रही हूँ। आज हमने देखा कि कैसे दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को 1947 में भारत